तो बच्चों, विज्ञान को दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट माना जाता है। क्या इसके पीछे का कारण आपको पता है? तो यदि मैं आपको बता दूं तो विज्ञान दो चीजों का आपको आंसर करता है। एक तो आपका कैसे का जवाब देता है और एक आपके क्यों का जवाब देता है। इसलिए विज्ञान को दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट माना जाता है। देखिए, जब आपके आंखों के सामने कोई चीजें होंगी, कोई घटनाएं होंगी, तो आपके दिमाग में क्या उठेगी? जिज्ञासा। और वह जिज्ञासा कैसी होगी? आपके दिमाग में दो प्रश्न उठेंगे कि आखिर आपके सामने जो यह क्रिया हो रही है, यह कैसे हो रही है। और यदि आपको पता चल गया कि यह कैसे हो रही है, तो आखिर यह क्यों हो रही है। जैसे चंद्रमा जो है पृथ्वी का, आप जानते हैं क्या करता है? चक्कर लगाता है। तो आपके मन में जिज्ञासा यह उठेगा कि आखिर चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर कैसे लगाता है। तो आपको पता होगा, सबसे पहले आप देखेंगे कि हाँ, चंद्रमा क्या करता है? अपनी धुरी पर घूमते हुए पृथ्वी का क्या करता है? चक्कर लगाता है, उसके चारों राउंड क्या करता है? घूमता है। फिर आखिर आपके मन में फिर से सवाल आएगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है? चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर क्यों लगाता है? आपके मन में आएगा। तब जाकर के आपको पता चलेगा कि जो ग्रेविटेशन है, जो गुरुत्वाकर्षण है, उसके कारण आपका जो चंद्रमा है पृथ्वी के चारों ओर क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि विज्ञान आपका एक अत्यंत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जो कि आपके दिमाग में, आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न करता है। और जब किसी भी प्रकार से आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, जानने की इच्छा उत्पन्न होती है, तो आपके दिमाग का क्या होता है? विकास होता है। भाई, जब आप प्रश्न करेंगे, खुद से प्रश्न करेंगे, सामने वाले से प्रश्न करेंगे, मुझसे करेंगे, अपने टीचर से करेंगे, मम्मी से करेंगे, पापा से करेंगे, तो आपके प्रश्नों का मिलेगा उत्तर। और जब आपके प्रश्नों का मिलेगा उत्तर, तो आपके मस्तिष्क का होगा विकास। इन्हीं वाणी के साथ हम आज के विज्ञान की शुरुआत एकदम धमाकेदार तरीके से करेंगे, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है आपकी कक्षा 9वीं का विज्ञान, जो कि है आपके जीवन की इकाई कोशिका। जैसे ही यह चैप्टर आता है, आपके मन में तुरंत से सवाल उठना चाहिए कि आखिर जो यह हमारा इतना बड़ा शरीर आप देख पा रहे हैं, आखिर यह शरीर पहले इत्तू सा था। जो हमारे ये हाथ देख पा रहे हैं आप आज इतने बड़े बड़े, कल मतलब पिछले कुछ दिनों में ये हमारे हाथ एकदम इत्तू इत्तू थे, लेकिन आज इतने बड़े कैसे हो गए और ये क्यों हो गए? इसके अंदर क्या हो रहा है? इन सारे डाउट्स का आपका आज क्लियर करेगा कौन? आपका यह चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई, जो है आपका कोशिका, जीवन की इकाई, जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। तो आपके जो चैप्टर का नाम है वह क्या है? जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है जीवन की मौलिक इकाई कोशिका, जो कि आपके कक्षा 9वीं विज्ञान से संबंधित है। इस पाठ को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस पाठ को पढ़ने से पहले कुछ प्रश्न आपके मन में आना चाहिए कि आखिर ये जो हमारा इतना बड़ा शरीर आप देख पा रहे हैं, इस शरीर का मतलब पहले इत्तू सा था, आज इतना बड़ा कैसे हो गया? जो मेरे हाथ आप ये देख पा रहे हैं, यह हाथ पहले इत्तू इत्तू थे और इतना बड़ा कुछ पदार्थ नहीं उठा पा रहे थे, और आज इतना बड़ा हाथ हो गया हमारा और यह बड़ा से बड़ा पदार्थ उठा पा रहा है। तो आखिर इस क्या हो रहा है? इन्हीं सब प्रश्नों का जवाब देगा आपका आज का यह पाठ, जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। आज फाइनली हम इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे कि कोशिका क्या है, इसकी खोज कब हुई और इसके कार्य क्या हैं, इसके अंदर अंग कौन कौन से हैं और यह हमारे शरीर को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर को समझने के लिए, कोशिका को समझने के लिए मैं यहाँ पे जो भी बता रहा हूं, आप एकदम अपने ध्यान को कंसंट्रेट करके बिल्कुल जिस एनर्जी से मैं पढ़ा रहा हूं उसी एनर्जी को बना करके आप इसको हमारे लेक्चर को देखेंगे और ध्यानपूर्वक देखेंगे। मैं एक एक टॉपिक आपको एकदम लिंक कर दूंगा बिल्कुल लॉजिक के साथ। आइए हम थोड़ा सा समझते हैं कोशिका को। कोशिका को समझने के लिए मैं यहां पे दो चीजें ले रहा हूं। एक तो आपका ले रहा हूं क्या, एक तो आपका ले रहा हूं कि घर, और दूसरा हम क्या ले रहे हैं? शरीर। दूसरा हम क्या ले रहे हैं? किसी भी जीव जंतु का शरीर होता है, हो सकता है सजीव हो सकता है, पेड़ पौधा हो सकता है, कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, आपके जानवर हो सकते हैं, हम आप मनुष्य हो सकते हैं, किसी के भी शरीर की मैं बात कर रहा हूं। अगर हम घर को देखें तो घर किससे मिलकर के बना होता है? जब अगर एक कमरा है तो वह घर आपका नहीं कहलाएगा, केवल एक कमरा कहलाएगा। एक या एक से अधिक जब कमरे होते हैं तो वह क्या कहलाता है? घर कहलाता है। तो घर में क्या होता है? घर में आपका होता है कमरा।
कमरा, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं, रूम। घर में क्या होता है, आपका रूम। और रूम को अगर देखें तो रूम फाइनली किससे मिलकर के बना होता है, किससे मिलकर के बना होता है, आपका ईंटों से मिलकर के बना होता है। रूम किससे मिलकर के बना होता है, ईंट से मिलकर के बना होता है। और ईंट को थोड़ा सा और तोड़े, ईंट को थोड़ा सा और तोड़े तो ईंट इत्यादि किससे मिलकर के बने होते हैं, मिट्टी से मिलकर के बने होते हैं। अब आप कहेंगे कि घर को बनने के लिए केवल ईंट की ही जरूरत तो होती नहीं है, कई प्रकार के उसमें मतलब सीमेंट लगता है, बोल्डर लगता है, बालू लगता है, ये सब। तो अगर एक मतलब दायरे पे देखें हम तो जो भी बोल्डर बालू जो भी लग रहा है एक प्रकार का क्या है, मिट्टी है। अगर किसी को भी पीस दिया जाए तो अंतिम में वह किस में परिवर्तित हो जाएगा, मिट्टी में हो जाएगा। तो अगर हम कहें कि यह मिट्टी क्या है, तो यह मिट्टी क्या है, यह मिट्टी जो यह घर बन रहा है ना, इस घर बनने की क्या है, इस घर को बनने की क्या है, इकाई है। इस घर को बनने का क्या है, यूनिट है। इस घर को बनने का जो इकाई है, इस घर को जो बनने का यूनिट है, वह क्या है, मिट्टी है। ठीक उसी प्रकार से कुछ हमारे शरीर के अंदर भी होता है। हमारे शरीर किससे मिलकर के बना होता है, हमारा शरीर एक विशेष प्रकार का अंग, जैसे यह हाथ हो गया, यह हमारा क्या हो गया, सर हो गया, यह हमारा चेस्ट हो गया, पैर हो गया, और मतलब शरीर के विभिन्न अंग हैं। अंगों से मिलकर के क्या बना होता है, शरीर बना होता है। अंगों से मिलकर के क्या बना होता है, शरीर बना होता है। और अगर अंग को हम देखें तो अंग किससे मिलकर के बने होते हैं, उत्तक से मिलकर के बने होते हैं। किससे मिलकर के बने होते हैं, उत्तक से मिलकर के बने होते हैं। यानी कि जो हमारा यह शरीर है, जैसे हाथ देख लें तो हाथ का जो छोटा छोटा पार्टिकल्स ये सब है, ये सब क्या कहलाएंगे, उत्तक कहलाएंगे। और उत्तक की अगर बात करूं तो उत्तक किससे मिलकर के बना है, कोशिका से मिलकर के बना है। उत्तक किससे मिलकर के बना है, कोशिका से मिलकर के बना है। तो जिस प्रकार से अगर घर को देखा जाए तो यह घर टोटली किससे मिलकर के बना है, केवल मिट्टी से मिलकर के बना है। चाहे कच्चे का घर हो, चाहे पक्के का घर हो, सभी किससे मिलकर के बने हैं, एक प्रकार की मिट्टी से मिलकर के बने हुए। चाहे आपका बोल्डर हो, चाहे आपका बालू हो, चाहे आपका ईंट हो, चाहे आपका सीमेंट हो, चाहे आपका जो भी घर में उपयोग होने वाली चीजें हैं, अगर एक को उसको पीस दिया जाए तो क्या हो जाएंगी, सभी की सभी मिट्टी हो जाएंगी। यानी कि मिट्टी जो है इस घर की क्या है, इकाई है। यह मिट्टी जो है यह घर की क्या है, इकाई है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम शरीर को देखें तो शरीर अंगों से मिलकर के बना है। अंग किससे बने हैं, उत्तक से बने हैं। और उत्तक किससे मिलकर बना है, कोशिका से मिला है, तो बना है। तो यह कोशिका जो है इस शरीर की क्या है, इकाई है। इस शरीर की इकाई यानी कि यूनिट, इस शरीर का जो यूनिट है, इस शरीर का जो इकाई है, वह इकाई क्या है, आपका कोशिका है। तो अगर हमें किसको परिभाषित करना हुआ, हमें परिभाषित करना हुआ किसको, कोशिका को। यानी कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं। अगर हमें कोशिकाओं को परिभाषित करना हो तो कोशिका को कैसे परिभाषित करेंगे, कोशिका शरीर यानी कि सजीव, सजीव का मतलब जिसमें जीव हो। तो कोशिका जीवन की क्या है, कोशिका सबसे पहली कोशिका जीवन की कैसी है, जीवन की। अब एक बात इसमें और आएगी जो इंपॉर्टेंट होगी, जीवन की आधारभूत, जीवन की आधारभूत। एक एक बात में कंसेप्ट है, समझते चलिएगा। बस मैं अभी सारी बातें समझाऊंगा आपको। कोशिका जीवन की आधारभूत क्रियात्मक एवं क्रियात्मक, या इसको हम कह सकते हैं संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या है, इकाई है। आइए अब इस बात को हम समझाते हैं कि आखिर आपका संरचनात्मक क्या है, आखिर आपका क्रियात्मक क्या है। आपने यह तो सीख लिया कि जो शरीर की इकाई है वह कोशिका है, लेकिन किस प्रकार की इकाई है, संरचनात्मक इकाई है, किस प्रकार की इकाई है, क्रियात्मक इकाई है। अब आइए हम समझते हैं कि संरचनात्मक इकाई कैसे है और क्रियात्मक इकाई कैसे है। देखिए अभी आगे आकर के जब सेल थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे ये चैप्टर अंतिम की तरफ जाएगा, आपको हर एक टॉपिक धीरे धीरे कंफर्म होते चले जाएंगे, कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। देखिए संरचनात्मक का मतलब यह है कि हमारा जो शरीर है ना, यह जो हमारा शरीर पूरा है किससे मिलकर के बना है, कोशिका से। यानी कि कोशिका के अंदर जैसे जैसे वृद्धि होती जाती है हमारा शरीर क्या होता है, बड़ा होता जाता है। यानी कि हमारे शरीर की संरचना के लिए कौन उत्तरदायी है, आपका कोशिका उत्तरदायी है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, संरचनात्मक इकाई कहते हैं। अब अगला आता है क्रियात्मक। हम जो इस बोर्ड पर लिख पा रहे हैं, हम जो आपके सामने बोल पा रहे हैं, हम जो इस पृथ्वी पर चल
पा रहे हैं, यानी कि हम इस पृथ्वी पर रह करके चाहे जितने भी कार्य कर रहे हैं, यह सब किसके द्वारा कर रहे हैं? कोशिका के द्वारा। हम यहां लिख रहे हैं तो कैसे लिख रहे हैं? हमारी हाथ की कोशिकाएं हैं जो कि क्या कर रही हैं? इसको लिखने का कार्य कर रही हैं। हम बोल पा रहे हैं तो हमारे यहां कंठ की क्या है? कोशिकाएं हैं जो कि आवाज उत्पन्न कर रही हैं, और आप इस माइक के और फोन के जरिए क्या कर रहे हैं? आप सुन पा रहे हैं। तो संरचनात्मक यानी कि इस जो हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास हो रहा है, कौन जिम्मेदार है उसके लिए? कोशिका। हम जो भी हमारे शरीर के अंदर क्रियाएं हो पा रही हैं, भोजन का पाचन हो पा रही हैं, हमारे द्वारा करने वाला जो भी कार्य हो पा रहा है, सब किससे हो रहा है? कोशिका से हो रहा है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? क्रियात्मक भी कहते हैं। तो पहली चीज कि कोशिका जीवन की क्या है? इकाई है। और कैसी इकाई है? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अब दूसरी चीज देखिए कि अगर हम बात यहां पे किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सजीव की। हम किसकी बात कर रहे हैं? सजीव की बात कर रहे हैं। तो सजीव के अंतर्गत दो ही चीज आएंगे। एक तो आपके कौन आ जाएंगे? एक तो आपके आ जाएंगे जंतु। जंतु में जैसे हम आप, जानवर, कीट फतिंगे, ये सब क्या हो जाएंगे? जंतु हो जाएंगे। और दूसरा क्या हो जाएगा? पादप हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? पादप। सजीव वे हैं जिसमें जीवन पर्यंत वृद्धि एवं विकास देखने को मिलता है, जो मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक उनमें कुछ न कुछ वृद्धि देख। हम सजीव क्यों कहलाते हैं? क्योंकि हम पहले एकदम छोटे से थे, धीरे धीरे करके पूरी जीवन पर्यंत हमारी वृद्धि हो रही है। देखिए आप ये कहेंगे कि कुछ समय जाकर के बाद हमारी वृद्धि क्या हो जाती है? रुक जाती है। तो केवल हाइट बढ़ना ही वृद्धि नहीं है। जैसे आपका जो बाल है, बाल क्या है? जीवन पर्यंत बढ़ता है। जब तक आप मरेंगे नहीं तब तक आपका बाल बढ़ेगा, आपका नाखून बढ़ेगा। तो इसमें हमें हमारे अंदर कुछ न कुछ बदलाव आ रहे हैं, कुछ न कुछ परिवर्तन, कुछ न कुछ वृद्धि एवं विकास देखने को मिल रहा है। तो सजीव जिसके अंदर जीवन पर्यंत वृद्धि एवं विकास देखने को मिलता है, सजीव कहलाता है। तो जंतुओं में भी विकास देखने को मिलता है, और पादप का मतलब पौधों, पेड़ पौधों और वनस्पतियों में भी विकास देखने को मिलता है। पेड़ इतना सा रहता है, धीरे धीरे समय के साथ बड़ा होता जाता है, उसकी पत्तियां गिरती हैं, नई पत्तियां आती हैं, उस पे फल लगते हैं, फल टूटते हैं, फिर नए फल आते हैं, फूल आते हैं, उसमें जीवन पर्यंत वृद्धि और विकास देखने को मिलता है। वह क्या कहलाता है? सजीव। तो सजीव दो प्रकार के होते हैं, जंतु और पादप। और जंतु में भी कोशिकाएं पाई जाती हैं और पादप में भी कोशिकाएं पाई जाती हैं। हमने बताया ही कि चाहे किसी का भी शरीर हो, सजीव अगर है तो वह किससे मिलकर के बना है? आपके कोशिका से मिलकर के बना है। कोशिका, जंतु और पादप दो प्रकार के सजीव हैं। जंतु में जो कोशिका होगी उसमें और जो पादप में जो कोशिका होगी उसमें थोड़ा बहुत उसमें अंतर पाया जाता है। तो अगला पॉइंट यहां डाल करके लिख लीजिएगा आप कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में कुछ भिन्नात्मक अंतर भी पाया जाता है। अब जल्दी से इसको आप लोग छाप लीजिए, फिर आगे चलते हैं कोशिका के बारे में। मस्त मस्त प्यारी प्यारी बातें और भी करते। अब अगले क्रम में आइए देखते हैं हम कोशिका के बारे में और सारी बातें। देखिए जिसमें हम कोशिका के कार्यों का अध्ययन करते हैं। कोशिका, तो देखिए कोशिका का सामान्य सा परिचय हमने आपको दिया। अब आइए समझते हैं कुछ और भी बातें, जैसे जिसमें हम कोशिका की संरचना तथा कोशिका के कार्य का अध्ययन करेंगे, उसे हम कहते हैं कोशिका विज्ञान। उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान कहते हैं, जिसकी अंग्रेजी क्या होती है? जिसकी अंग्रेजी होती है क्या? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, जिसको हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं, कोशिका विज्ञान कहते हैं, जिसमें हम कोशिका की संरचना तथा कार्य के बारे में अध्ययन करें और जिसमें हम कोशिका का संपूर्ण हिस्ट्री अध्ययन करें, जैसे कोशिका की संरचना, कोशिका के कार्य, कोशिका का संगठन, कोशिका का प्रकार और उसके अंदर के जो अनुवांशिक पदार्थ हैं, इन सारी बातों का जिसमें हम अध्ययन करेंगे, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कोशिका जीव विज्ञान। उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका जीव विज्ञान कहते हैं, जिसकी अंग्रेजी होती है आपकी सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी, जिसकी अंग्रेजी क्या होती है? सेल बायोलॉजी। अब इसके बाद जो है आपके मन में एक बात आनी चाहिए कि सर कोशिका कर रहे हो, आप ये तो बता दो कि आखिर कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो जो एक वैज्ञानिक आपके थे, कौन? एक वैज्ञानिक आपके थे रॉबर्ट हुक साहब। रॉबर्ट हुक साहब ने कितना? 1665 ईस्वी में। कब? 1665 ईस्वी में पहली कोशिका की खोज की। पहली किसकी खोज की? पहली कोशिका की खोज की। और जो कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी।
जो कि कैसी कोशिका थी, मृत कोशिका। अब देखिए ये क्या इन्होंने खोज कैसे किया कि जो आप अपने घर गांव में देखते होंगे पेड़ पौधे, और पेड़ पौधों में क्या होता है कि एक निश्चित समय बाद धीरे धीरे उसकी जो छाल होती है, उसके चारों तरफ का जो आवरण होता है वह धीरे धीरे आवरण छोड़ने लगता है और उसके बाद उस पर फिर से नया आवरण आ जाता है। तो जो आवरण छोड़ देता है ना वह मृत के रूप में हो जाता है, मृत कोशिका कही जाती है। तो जो रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 ईस्वी में वहीं से वही पेड़ के जो छोड़ी हुई खाल थी, उस छाल से ही उन्होंने क्या किया, मृत कोशिका की खोज की। तो सबसे पहली कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। और कैसी कोशिका थी, मृत कोशिका थी। अब आपका प्रश्न यह होगा कि सर मृत कोशिका की तो खोज रॉबर्ट हुक ने की, तो सर बता दो कि जीवित कोशिका की खोज किसने की। तो जो जीवित कोशिका की खोज है, एक वैज्ञानिक थे ल्यूवेनहॉक। एक वैज्ञानिक कौन थे, ल्यूवेनहॉक। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। कैसी कोशिका की खोज की, जीवित कोशिका की खोज की। किसने, ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की, जिन्होंने उसमें उस टाइम बैक्टीरियाज वगैरह में इन्होंने देखा और एक माइकोप्लाज्म होता था। माइकोप्लाज्म में देखा होता था, क्या होता है, तो माइकोप्लाज्म एक जीव है जिसमें ल्यूवेनहॉक साहब ने जीवित कोशिका की खोज की। तो दो बातें, जीवित कोशिका की खोज किसने की, ल्यूवेनहॉक ने की, और रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में। और कैसी कोशिका, मृत कोशिका की खोज। अब देखिए आपकी जैसे कोशिका, ये आपकी क्या मान लेते हैं कि यह आपकी क्या है, कोशिका। अब इस कोशिका में एक बड़ा सा इसके बीच में पाया जाता है क्या, केंद्रक। इसके बीच में, अभी कोशिका के अंदर इसमें बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि कोशिका को विभाजित नहीं किया जा सकता। कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, अभी बारी बारी से सभी को हम सीखेंगे। इसमें इसका जो मुख्य अंग होता है, इसके अंदर का जो सबसे बड़ा और सबसे मुख्य अंग होता है वह क्या होता है, केंद्रक। वह क्या होता है, इसका केंद्रक होता है। तो कोशिका के अंदर पाया जाता है केंद्रक। तो अगर प्रश्न में यह भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी प्रश्न आता है कि कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में, कब, 1831 ईस्वी में किसका खोज किया, केंद्रक का खोज किया। कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में, यानी कि लगभग 100-150 साल बाद इन्होंने केंद्रक की खोज की। कोशिका के खोज होने से 100-150 साल बाद किसकी खोज हुई, कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज हुई। फिर धीरे देखिए यह खोज कैसे हुई थी, ल्यूवेनहॉक साहब ने जीवित कोशिका की खोज कैसे की। उस टाइम प्रचलन हो गया था किसका, सूक्ष्मदर्शी का। उस टाइम किसका प्रचलन हो गया था, आपके सूक्ष्मदर्शी का प्रचलन हो गया था। तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन्होंने किसी भी जीव के अंदर, माइकोप्लाज्म के अंदर या बैक्टीरियाज के अंदर, इन्होंने सूक्ष्मदर्शी के द्वारा सबसे पहली जीवित कोशिका की खोज की। कौन, ल्यूवेनहॉक साहब ने। और उसके बाद जब 100-150 साल बाद, इस टाइम काफी सूक्ष्मदर्शी का विस्तार हो चुका था, काफी नए नए तरह के सूक्ष्मदर्शी आ चुके थे और काफी एकदम सटीक देख पा रहे थे। तो रॉबर्ट ब्राउन ने उस टाइम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से किसकी खोज की, केंद्रक की खोज की। तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने, और जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने। मृत कोशिका की या सबसे पहली कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। तो इतनी बातें आप जल्दी से छापिए, फिर चलते हैं आगे इसके नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वह है आपका कोशिका सिद्धांत, यानी कि आपका सेल थ्योरी। अब आइए हम समझते हैं सेल थ्योरी को। दो वैज्ञानिक थे, एक तो आपके कौन थे, एक तो आपके थे स्लीडेन महोदय ने, एक स्लीडेन महोदय, और दूसरे कौन थे, स्वान। स्लीडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने क्या दिया, स्लीडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने क्या दिया, सेल थ्योरी दिया, कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका सिद्धांत में इन्होंने सबसे पहली बात जो बताई वह क्या बताई, इन्होंने ये बताई कि जो कोशिका है, कोशिका जो है सजीव के जीवन की क्या है, इकाई है। इन्होंने क्या बात बताई कि कोशिका जो है सजीव के जीवन की क्या है, इकाई है। और दूसरी बात इन्होंने क्या बताई, दूसरी बात इन्होंने ये बताई कि कोशिका, जो भी सजीव का जो शरीर है ना, जंतु हो या पादप, सजीवों का शरीर जो है किससे मिलकर के बना है, कोशिका से मिलकर के बना है। और कोशिका जीवन की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। किसने बताया, स्लीडेन और स्वान ने बताया। तो दो सिद्धांत इसने दिया, क्या क्या, एक तो कोशिका जीवन की क्या है, इकाई है। दूसरी चीज कि संपूर्ण सजीवों का जो शरीर है किससे मिलकर के बना है, कोशिका से मिलकर के बना
बना है। दूसरी चीज कि कोशिका जो है जीवन की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक क्या है, इकाई है। तो इन्होंने दूसरे पॉइंट में क्या बताया कि जो कोशिका है, क्या बताई कि सभी सजीवों का जो शरीर है कोशिका से मिलकर के बना है, तथा जो कि कोशिका संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है किसकी, सजीवों की। तो यह आपका क्या है, सेल थ्योरी है, सेल सिद्धांत है। अब इसमें कमियां क्या रह गई, इन्होंने ये तो बताया कि संपूर्ण शरीर जो है कोशिका से मिलकर के बना है और कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बता पाया कि आखिर ये जो कोशिका है ना, यह कहां से बनती है, कोशिका कैसे बनती है, कोशिका की उत्पत्ति कैसे होती है, कोशिका एक मतलब एक कोशिका नए कोशिका के रूप में कैसे आ जाती है, नई कोशिका कैसे बनती है, इस चीज का व्याख्या स्लीडेन और स्वान महोदय ने नहीं कर पाया। तो एक आए वैज्ञानिक कौन, एक आए वैज्ञानिक रुडोल्फ विर्चो, एक वैज्ञानिक कौन आए, रुडोल्फ विर्चो आए, और रुडोल्फ विर्चो ने अपने इनकी कमियों को दूर किया और इन्होंने ये बताया कि जो नई कोशिका का जो निर्माण होता है पहले से उपस्थित कोशिका के ही द्वारा होता है। जो नई कोशिका का निर्माण होता है वह रुडोल्फ विर्चो ने बताया इनकी कमियों को दूर करते हुए रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि जो कोशिका का निर्माण होता है पहले से ही उपस्थित कोशिका के ही द्वारा होता है, पहले से ही उपस्थित कोशिका के द्वारा क्या होता है, कोशिका का निर्माण होता है। तो यह बात किसने बताई, रुडोल्फ विर्चो ने बताई। और रुडोल्फ विर्चो ने कब बताया, यह बात 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने तो जो यहां पे स्लीडेन एवं स्वान महोदय ने यह नहीं बता पाया कि कोशिका कैसे बनती है, वही रुडोल्फ विर्चो ने 1855 ईस्वी में यह बताया कि जो नई कोशिका है पहले से ही उपस्थित कोशिका में क्या होता है, विभाजन होता है, पहले से ही उपस्थित कोशिका टूटती है और वह टूट करके दो नई कोशिका में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार से क्या होता है, नई कोशिका का निर्माण होता है। तो यह आपका क्या था, सेल थ्योरी। अब आइए हम बारी बारी से कोशिका के बारे में और भी बातें जानते हैं। तो बच्चों अगला जो हमारा टॉपिक है वह है कोशिका का संगठन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल क्या होता है, देखिए जो कोशिका होती है ना, जैसा कि हमने आपको बताया कि कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं। उन अंगों को हम क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। उन अंगों को क्या कहते हैं, कोशिकांग। अब देखिए जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि जो पादप कोशिका यानी पेड़ पौधों की जो कोशिका होती है और जंतु कोशिका यानी कि जो जीवों की कोशिका होती है, जो मतलब जंतुओं की कोशिका होती है, वह उनमें क्या होता है, थोड़ा सा अंतर पाया जाता है। बाकी बहुत सारी चीजें मिलती जुलती होती हैं लेकिन कुछ अंतर पाया जाता है। आइए सबसे पहले थोड़ा सा मैं एक कोशिका के डायग्राम को समझाता हूं, उसके बाद हम थ्योरी पे चलेंगे, इसके अंदर के अंगों को समझेंगे कि क्या क्या अंग हैं और इन अंगों का क्या क्या कार्य है। देखिए यह आपके पादप यानी कि पेड़ पौधों की कोशिका है। इसके बाहर की तरफ इस प्रकार का एक दृढ़ झिल्ली पाई जाती है। एक क्या पाई जाती है, दृढ़ यानी कि कठोर झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल कहते हैं। तो जो पेड़ पौधों की कोशिका में एक सबसे बाहर जो परत होता है वह अत्यंत कठोर एवं दृढ़ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। और उसके जस्ट अंदर जब जाएं तो एक परत और होती है जो कि लचीली होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली अलग अलग चीजें होती हैं। कोशिका भित्ति जो होती है पादप कोशिका में बाहरी आवरण होता है कोशिका का। दूसरी चीज कि कोशिका भित्ति जो होती है वह क्या होती है, कठोर होती है, जो पेड़ पौधों को दृढ़ता प्रदान करती है। लेकिन जो कोशिका झिल्ली होती है वह लचीली होती है, वह क्या होती है, आपकी लचीली होती है। दूसरा चीज ये जो गोल वाला बड़ा सा भाग दिख रहा है यह इसका क्या है, यह इसका क्या है, केंद्रक है। यह इसका क्या है, आपका केंद्रक है। और केंद्रक के बाहर एक बड़ा सा जो ये दिख रहा है यह क्या है, रिक्तिका है। यह क्या है, रिक्तिका है। रिक्तिका जिसे ओवल्स कहते हैं हम।
तो यह इसकी क्या है, रिक्तिका है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो पादप कोशिका होती है इसमें केंद्रक साइड में हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो रिक्तिका होती है, अभी हम एक एक शब्द को, रिक्तिका, केंद्रक, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, सबको समझेंगे। मैं एक आपको मतलब कोशिका का प्रपोजल समझा रहा हूं यहां पे। तो यह आपकी जो रिक्तिका होती है इसका आकार काफी बड़ा होता है रिक्तिका का। यह पादप कोशिका में यह लगभग 70 से 90% भाग में क्या रहता है, रिक्तिका रहता है, जिससे इसका जो केंद्रक होता है किनारे की तरफ क्या होता है, सिकुड़ जाता है। लेकिन जो जंतु कोशिका होती है, जो हम मनुष्यों में या जंतुओं में जो पाई जाती हैं, जानवरों में जो पाई जाती हैं, उनमें जो ये कोशिका भित्ति है ना, यह कठोर वाली संरचना यह नहीं पाई जाती है। केवल इसमें क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली। यानी कि जो जंतु कोशिका होती है उसके बाहरी आवरण को हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, और जो पादप कोशिका होती है उसके बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। दूसरी चीज कि इसका जो केंद्रक है ना, ये बड़ा वाला भाग क्या है, केंद्रक है। और इसका केंद्रक जो जंतु कोशिका है उसका केंद्रक कहां होता है, बीच में होता है। क्योंकि इसमें जो रिक्तिकाएं हैं वह रिक्तिकाएं क्या होती हैं, पादप कोशिका की अपेक्षा क्या होती हैं, छोटी छोटी होती हैं और जत कत जहां तहां क्या होती हैं, फैली होती हैं। तो इसलिए इसका केंद्रक क्या पाया जाता है, कहां, बाहर पाया जाता है। तो यह भी इसकी क्या है, रिक्तिका है। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका का एक थोड़ा सा मैंने आपको समझाने का कोशिश किया, ताकि जब आपको इसकी थ्योरी बताएं तो आपको टोटल समझ में वहां पे आए। अब इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं हम इसके बारी बारी से। किसको समझते हैं, कोशिकांग को समझते हैं। क्योंकि कोशिका के अंदर क्या होता है, बहुत सारे अंगक होते हैं, बहुत सारे अंग होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कोशिकांग, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिकांग। अब उन्हीं कोशिकांगों के बारे में हमको पढ़ना है। दूसरी चीज कि देखिए जो इसमें और भी ये हो रहता है, इसमें क्या होता है, और खाली भाग में क्या भरा होता है, द्रव। और भी खाली भाग में इसमें क्या भरा होता है, द्रव भरा होता है। जिस द्रव को हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। जिस द्रव को हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। और जो केंद्रक है, केंद्रक में भी आपके द्रव पाए जाते हैं, केंद्रक में भी भरे होते हैं द्रव। और केंद्रक में जो द्रव भरा होता है उसको हम क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव। जो द्रव कोशिका के खाली स्थान में भरा होता है उस द्रव को हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव। और जो केंद्रक के खाली स्थान में भरा होता है उसको हम क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव। और जब कोशिका द्रव प्लस केंद्रक द्रव, कोशिका द्रव प्लस केंद्रक द्रव, कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म, केंद्रक द्रव यानी न्यूक्लियोप्लाज्म, यह दोनों जब मिलते हैं, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव दोनों को मिला करके हम क्या कहते हैं, जीव द्रव कहते हैं, जीव द्रव्य या जीव द्रव कहते हैं। तो इस प्रकार से कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव को मिला करके क्या बनता है, आपका जीव द्रव्य बनता है। कोशिका के अंदर, कोशिका के खाली भाग में जो जल भरा होता है या जो तरल भरा होता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव नहीं बल्कि कोशिका द्रव्य कर लीजिए, तो यह कोशिका द्रव्य हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, आपका जीव द्रव्य हो जाएगा। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को मिलाकर के क्या बनता है, आपका जीव द्रव्य बनता है। इतनी बातें आप याद रखेंगे ताकि अभी इसके बीच वाला जो मतलब इसके अंगकों को जब हम पढ़ें तो बाकी ये कंसेप्ट आपका सब काम में आएगा वहां पर, और कोशिका को आप अच्छे से समझ सकते हो। तो बच्चों जो चीज हमने बताया वही हमने यहां पर लिखा है। आइए मैं इन पॉइंट्स को आपको समझा देता हूं। जैसे सबसे पहले हमने आपको बताया था कोशिका भित्ति के बारे में, जिसे सेल वॉल अंग्रेजी में कहते हैं। तो कोशिका भित्ति क्या होती है कि यह केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है और जो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज। अब आप कहेंगे कि सर सेलुलोज क्या होता है, तो सेलुलोज जो आपका है ना, सेलुलोज आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, उच्च कार्बोहाइड्रेट होता है। तो यानी कि जो आपकी पादप कोशिका भित्ति जो होती है, सेल वॉल जो होती है, किसकी बनी होती है, सेलुलोज यानी कार्बोहाइड्रेट की। परीक्षा में प्रश्न आता है कि जो आपकी पादप कोशिका भित्ति होती है किससे बनी होती है, सेलुलोज से, प्रोटीन से, लिपिड से इत्यादि आपका ऑप्शन रहेगा। तो आप किस में करेंगे, कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। और
जो पादप में, जैसा कि हमने बताया कि जो पादप में क्या करती है, दृढ़ता प्रदान करती है, मजबूती प्रदान करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। अब दूसरा हमारा आता है सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली की बात करें तो यह कोशिका की सबसे बाहरी संरचना होती है, या इसको हम क्या कह सकते हैं कि यह जंतु कोशिका की सबसे बाहरी संरचना होती है। और पादप की सबसे बाहरी संरचना कौन होती है, सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली होती है, वह जंतु कोशिका की सबसे क्या है, बाहरी परत है, सबसे बाहरी परत है, जो कि कोशिका के घटकों को बाहरी वातावरण से क्या करता है, अलग करता है, बाहरी वातावरण से उसे सुरक्षा प्रदान करता है। और यह लचीली होती है। कोशिका सेल वॉल जो होती थी वह क्या है, दृढ़ होती है, और जो सेल मेम्ब्रेन होती है वह क्या होती है, आपकी लचीली होती है। और जो आपकी सेल वॉल होती है, कार्बोहाइड्रेट यानी कि उच्च कार्बोहाइड्रेट यानी कि आपके सेलुलोज की बनी होती है। और जो कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, वह किसकी बनी होती है, कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड या हाइड्रोलिपिड तथा प्रोटीन के दोहरी परत। देखिए इसका परत कुछ इस प्रकार से बना होता है। ये जो आपकी पूंछ वाली संरचना इस प्रकार की दिख रही है ना, हेड और पूंछ, यह क्या है, आपका लिपिड है। यह क्या है, कार्बनिक अणु है, एक लिपिड। तो यह क्या है, एक लिपिड है, जो कि इस प्रकार की दोहरी परत यानी कि एक परत ऊपर से एक परत नीचे से इस प्रकार का होता है। और प्रोटीन, इसमें कुछ तो प्रोटीन का भाग इस प्रकार से यानी कि ऊपर, केवल ऊपर इस प्रकार से लगा होता है। और जो कुछ प्रोटीन का भाग इसमें है, कुछ प्रोटीन का भाग, इसका मतलब पूरी तरह से इसको क्या करता है, कवर करता है। इसमें देखिए क्या होता है, जो इस प्रकार से इसकी संरचना होती है किसकी, कोशिका झिल्ली की। यानी कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी दोहरी संरचना होती है, जो कि कैसी होती है, लचीली होती है। इसमें देखिए होता यह है कि प्रोटीन कुछ इसमें क्या होता है, ऊपर रहता है, मतलब ऊपर ही रहता है। और कुछ प्रोटीन इसमें मतलब पूरी तरह से इसको क्या किए रहते हैं, घेरे रहते हैं, पूरी तरह से उस झिल्ली को बंद किए रहते हैं। जिससे क्या होता है कि इस झिल्ली के अंदर, कोशिका के अंदर कुछ ही चीजों का क्या होता है, अंदर जा पाते हैं। मतलब कुछ चीजें जो आवश्यकता अनुसार चीजें हैं, वह इस प्रोटीन के द्वारा कहां जाते हैं, कोशिका के अंदर जाते हैं। यानी कि ये जो आपका ये वाला जो प्रोटीन दिख रहा है ना, यह चीजों को कोशिका के अंदर ले जाने का कार्य करता है, कोशिका के अंदर पदार्थों का परिवहन कराता है। कौन कराता है, आपका ये जो संश्लेषित प्रोटीन है वह क्या कराता है, कोशिका के अंदर आवश्यक पदार्थों का क्या कराता है, परिवहन कराता है। और अनावश्यक पदार्थों को इस कोशिका के अंदर जाने से क्या करता है, रोकता है। तो दो चीजें कि जो कोशिका झिल्ली होती है, लिपिड एवं प्रोटीन से बनी होती है। कैसी परत होती है, दोहरी परत होती है, जिसमें आवश्यकता अनुसार जो पदार्थ हैं वे कोशिका के अंदर क्या करते हैं, आ पाते हैं। अब तो अगर हम कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन के कार्य की बात करें, इसके वर्क की बात करें, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन है वह कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के अंगक होते हैं, जिन्हें वह वातावरण से क्या करती है, अलग करती है, वातावरण से सुरक्षा प्रदान करती है उन्हें। दूसरी चीज कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वह आवश्यक एवं अनावश्यक पदार्थों का कोशिका के अंदर या बाहर क्या कराती है, परिवहन कराती है। देखिए कोशिका के अंदर जब चीजें जाएंगी तो वे क्या होंगी, कुछ समय बाद वेस्ट होंगी, खराब होंगी। तो जो बेकार वस्तुएं इसमें हो जाएंगी उसका क्या कर देगा, निष्कासन कर देगा। जैसे कोशिका के अंदर वो सारी क्रियाएं होती हैं जो हमारे शरीर के अंदर, यानी जो हमारे अंदर क्रियाएं होती हैं, यानी हमारे अंदर की सारी क्रियाएं कौन कराती है, कोशिका। तो हमारे अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जैसे हमारे हमारा सांस लेना, सांस के रूप में ऑक्सीजन का लेना, और आपके CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, तो यह सब कौन क्रिया कराता है, कोशिका। तो जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं तो कोशिका अपने अंदर ऑक्सीजन को ग्रहण करती है और उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, उत्सर्जित करती है। तो जैसे यह आपका प्रोटीन है, तो यह प्रोटीन ऑक्सीजन को क्या करेगा, अपने अंदर आने देगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की ओर क्या करेगा, छोड़ देगा। जो जल की मात्रा है वह जल की मात्रा को अपने अंदर आने देगा। फिर कुछ समय बाद वह जल की मात्रा जब पूरी हो जाएगी, इसके मतलब लिमिट तक, तो यह जल की मात्रा को क्या कर देगा, उत्सर्जित कर देगा। तो जो कोशिका का कार्य होता है वह क्या होता है, सॉरी कोशिका का नहीं, कोशिका झिल्ली का जो कार्य होता है वह कोशिका के अंदर पदार्थों का परिवहन कराना,
कोशिका झिल्ली का कार्य क्या होता है? कोशिका के अंदर पदार्थों का परिवहन कराना क्या होता है? कोशिका का कार्य होता है। तो अब यह परिवहन देखिए दो प्रकार से आपका हो जाता है। एक तो आपका क्या कहते हैं, जिसको विसरण कहते हैं, जिसे डिफ्यूजन कहते हैं, विसरण या डिफ्यूजन जिसको कहते हैं, और एक आपका होता है परासरण, जिसे ऑस्मोसिस कहते हैं। विसरण और परासरण दो चीजें होती हैं। दोनों चीजों को मैं एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं। जैसे यह आपका क्या है, पानी है, पानी से भरा हुआ एक बर्तन है। आप शाम में क्या करते हैं, इसमें चना लेते हैं और चने को क्या करते हैं, भिगो देते हैं, और सुबह देखते हैं तो चना आपका फूल करके क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इसके अंदर क्या क्रिया हुई? देखिए, जो ध्यान से लैंग्वेज को समझिएगा तभी समझ में आ पाएगा आपका विसरण और परासरण। और यदि आपने ध्यान से समझ लिया मेरी बातों को तो विसरण और परासरण आपके लिए हलवा हो जाएगा, उसमें फिर कोई दिक्कत आपको बचेगी नहीं। तो देखिए, यह पानी से भरा हुआ एक टब है। इसमें जब चना आपने रखा तो अगर इसमें रखने से पहले अगर हम चने की बात करें तो चने में क्या पानी की मात्रा है? क्या अगर बहुत थोड़ी बहुत होगी, बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर जाके देखें तो चने में थोड़ी बहुत अगर पानी की मात्रा होगी तो वह इस टब में जो रखा हुआ पानी है उसकी अपेक्षा क्या है, कम है। जो टब में पानी रखा हुआ है उसकी अपेक्षा जो चने के अंदर उपस्थित पानी है वह क्या है, कम है। और जिसमें कम पानी, जैसे यह आपका जो चना है जो फूला हुआ नहीं है, यह जो चना है इसके अंदर पानी की मात्रा क्या है, कम है। और जहां पे पानी की मात्रा कम है उसको हम विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, कम सांद्रता। उसको हम क्या कहते हैं, कम सांद्रता कहते हैं, कम सांद्रता कहते हैं। और इस टब में पानी की मात्रा ज्यादा है, जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, उच्च सांद्रता कहेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, उच्च सांद्रता कहेंगे। अब जब हमने चने को यहां पे पानी में डाला तो पानी की एक प्रवृत्ति होती है कि जहां पर उच्च सांद्रता यानी कि बहुत ज्यादा पानी उपस्थित है वहां से पानी कहां की ओर जाएगा, कम सांद्रता यानी जिसमें कम पानी उपस्थित है। तो चने की जो सांद्रता है, चने की सांद्रता क्या है, कम है। और जो यहां इस टब में पानी है उस पानी की सांद्रता क्या है, उच्च है, ज्यादा है। तो जब चना पानी में जाएगा तो पानी कहां से कहां तक कहां से कहां जाने का प्रयास करेगा, उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाने का प्रयास करेगा। यानी इस टब से कहां जाने का प्रयास करेगा, चने में जाने का प्रयास करेगा। और चने में धीरे 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 पानी रिसता हुआ क्या होगा, चला जाएगा, और चना आपका फूल करके इतना बड़ा हो जाएगा। क्या आप बात समझ पाए? पानी जो है हमेशा उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है, उच्च सांद्रता से कम सांद्रता। चने के अंदर पानी नहीं है यानी उसकी सांद्रता कम है, और टब में पानी बहुत ज्यादा है, उसकी सांद्रता क्या है, बहुत ज्यादा है। तो पानी कहां जाएगा, कम उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। यानी टब का पानी कहां जाएगा, चने में जाएगा। और जब चने में जाएगा तो चना फूल के क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। इसी चने को अगर हम निकाल करके एक नमक के ढेर में रख दें, एक नमक के ढेर में फूले हुए चने को अगर नमक के ढेर में रख दें, तो हमने आपको बताया कि पानी हमेशा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएगा। अब नमक में तो पानी उपस्थित नहीं है, लेकिन चना फूला हुआ है, चने में क्या है, आपका पानी उपस्थित है। तो पानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। चने की जो सांद्रता है, पानी उसमें भरा हुआ है, फूला है, तो चने की सांद्रता क्या है, ज्यादा है। और नमक में पानी नहीं है इसलिए नमक की सांद्रता कम है। फिर चना का जो पानी है इसमें से चने से कहां आएगा, नमक में, क्योंकि नमक की सांद्रता कम है। क्या आप समझ पा रहे हैं? पानी की सांद्रता ज्यादा थी, चने में पानी नहीं था, पानी कहां गया, चने में। चने में पानी है, नमक में पानी नहीं है, पानी कहां जाएगा, नमक में जाएगा, कम उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। फिर से चना सूख करके क्या हो जाएगा, अपनी स्थिति में आ जाएगा जब नमक में रखा जाएगा तब। तो यह क्रिया पानी के प्रवाह की यह क्रिया क्या कहलाती है, आपकी परासरण कहलाती है। पानी के प्रवाह की यह क्रिया, पानी जब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पानी का जब प्रवाह होता है तो यह क्रिया क्या कहलाती है, परासरण कहलाती है। तो इसकी परासरण की परिभाषा आप क्या बनाएंगे कि जब जल के अणुओं की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर किसमें, अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा होता है। देखिए, इसमें जो झिल्ली मतलब इसका जो आवरण है ना, उसे हम अर्ध पारगम्य झिल्ली कह सकते हैं। यानी जिसमें पानी या कुछ पदार्थ जिसमें आर पार हो सके। भाई अगर इस चने के अंदर पानी न जा पाता, अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या है कि ऐसी झिल्ली जिसमें कुछ पदार्थ अंदर चला जाए। कुछ पदार्थ जैसे अगर इस चने
में ऐसी झिल्ली नहीं होती कि पानी का रिसाव उसमें हो पाता, पानी उसके अंदर चला जाता, तो क्या चना फूलता? क्या नहीं फूलता, क्योंकि पानी अंदर जा ही नहीं पाता। तो ऐसा झिल्ली या ऐसा आवरण जो कुछ पदार्थों का प्रवाह अपने अंदर कराए, क्या कहते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली। अब परासरण की परिभाषा ध्यान पूर्वक समझिएगा कि जल के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में, जल के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। परासरण यानी कि आपका ऑस्मोसिस समझ में आपको आया? अगर आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। अब आइए हम समझते हैं विसरण को। हम सांस क्यों लेते हैं? जब हमारे शरीर के अंदर, जैसे हमने क्या किया, सांस को छोड़ा, यानी ऑक्सीजन की हमारे शरीर के अंदर क्या हुई? कमी हो गई। तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर आया, तो जब जिस प्रकार से जल उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जा रहा था, जल का अणु, दोनों में डिफरेंस समझिएगा कि जल का अणु जैसे उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जा रहा था, ठीक उसी प्रकार से कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाती हैं। जैसे यह मान लेते हैं क्या है? यह कोशिका है। इसमें हवा की क्या हो गई? कमी हो गई। इसमें हवा यानी कि O2, हवा की जगह पे हम क्या इस्तेमाल करें? O2। इसमें O2 की क्या हो गई? कमी हो गई। लेकिन इसके बाहर यहां पर O2 क्या है? पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है, यानी इसकी सांद्रता क्या है? कम है, और यहां बाहर O2 उपस्थित है, यानी इसकी सांद्रता क्या है? उच्च है। तो O2 कहां जाएगा? उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, यानी कि यह कहां जाएगा? आपके कोशिका के अंदर। लेकिन जब कोशिका में हवा, यहां की हवा सारी भर जाएगी कोशिका में, तो यहां हवा फिर से कम हो जाएगी और यहां हवा क्या हो जाएगी? भरने के बाद ज्यादा हो जाएगी। तो ज्यादा हवा फिर से कहां जाएगी? कम की ओर, यानी कि बाहर निकलेगी। अंदर आएगी, बाहर निकलेगी, अंदर आएगी, बाहर निकलेगी। तो जब किसी गैस के अणुओं का किसी अर्धपारगम्य झिल्ली में उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है? आपका डिफ्यूजन कहलाता है, विसरण कहलाता है। दोनों में छोटा सा मात्र अंतर है। इसमें जल के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना परासरण, और गैस के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है? आपका डिफ्यूजन कहलाता है, विसरण कहलाता है। जो कि विसरण और परासरण की क्रिया दोनों ही किसमें होती है? आपके सेल मेम्ब्रेन के अंदर होती है। तो इतनी बातें एकदम अगर लॉजिक के साथ आपको समझ में आई होंगी तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसको हमने आपको समझाया भी था, जिसको हमने आपको समझाया भी था, जिसे हमने आपको समझाया भी था काफी। जैसे देखिए, हमने आपको बताया था कि यह आपकी क्या है? कोशिका है, और इसमें क्या पाया जाता है? केंद्रक। कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक। और बहुत सारे अंगक इसमें पाए जाते हैं, बहुत सारे अंग पाए जाते हैं। अभी बारी बारी से हम सभी अंगों के बारे में पढ़ेंगे। तो यह आपकी कोशिका है, और इसमें विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं अंगक, और इसमें भरा होता है क्या? द्रव। एक विशेष प्रकार का क्या भरा होता है? द्रव भरा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं कोशिका द्रव। जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। तो अगली हेडिंग आप मिलाइएगा क्या? कोशिका द्रव। और कोशिका द्रव में आप क्या लिखेंगे कि कोशिका के अंदर खाली भाग में एक विशेष प्रकार का द्रव भरा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। और जो कोशिका के अंदर अंगक हैं, कोशिकांग हैं, वह इसी कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं। ये बात क्या किस में लिखेंगे आप? कोशिका द्रव में, कि कोशिका के जो खाली भाग में एक विशेष प्रकार का तरल पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। और कोशिका के अंदर कोशिकांग इसी कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है। अगले क्रम में जो हमारा टॉपिक है वह है कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग, जिसे केंद्रक कहा जाता है। तो केंद्रक आइए समझते हैं क्या होता है? न्यूक्लियस, जिसकी अंग्रेजी होती है। कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग, यानी कोशिका के अंदर सबसे बड़ा अंग जो उपस्थित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। और जो गुणसूत्र होते हैं वह इसी में पाए जाते हैं। अभी आगे चल करके हम गुणसूत्रों को समझेंगे। अब देखिए, जिस प्रकार से कोशिका
के चारों ओर एक प्रकार की झिल्ली पाई जाती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक उसी प्रकार केंद्रक के भी चारों ओर दोहरी परत वाली एक झिल्ली पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं। और जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक झिल्ली जो होती है, उस केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे क्या बने होते हैं, छिद्र बने होते हैं। और उस केंद्रक झिल्ली के अंदर यानी कोशिका झिल्ली के अंदर आपका क्या उपस्थित होता है, गुणसूत्र उपस्थित होता है। और गुणसूत्र के साथ साथ एक विशेष प्रकार का तरल, जिस प्रकार से कोशिका के अंदर एक विशेष प्रकार का तरल उपस्थित होता है, ठीक उसी प्रकार से कोशिका झिल्ली के अंदर भी एक विशेष प्रकार का तरल भरा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। कोशिका के अंदर उपस्थित विशेष प्रकार के तरल को कोशिका द्रव्य और केंद्रक के अंदर उपस्थित विशेष प्रकार के द्रव्य को केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य दोनों को मिला करके क्या हो जाता है, आपका जीव द्रव्य, जैसा कि हमने बताया। तो हमने क्या बताया कि कोशिका झिल्ली के में क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं जिसमें से जो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य है वह आसानी से अंदर या बाहर आ जा सकते हैं। अब आइए समझते हैं हम कि गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम क्या होता है। तो क्रोमोसोम को अगर हम देखें तो क्रोमोसोम एक छड़ाकार संरचना होती है। छड़ाकार संरचना क्रोमोसोम जो होती है, छड़ाकार संरचना मतलब इस प्रकार से कुछ संरचना इस प्रकार से पाई जाती है। छड़ाकार, छड़ के आकार की संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। और दूसरी चीज कि जो भी कोशिका के अंतर्गत कोशिका कैसे बनी है, कोशिका के अंदर क्या है, यह कोशिका किस कोशिका के द्वारा निर्माण हुई है, यह सारी सूचनाएं जो होती हैं वह किसके पास होती हैं, गुणसूत्रों के पास होती हैं। तो जो कोशिका के अंदर की सूचनाएं होती हैं, कोशिका की समस्त सूचनाएं, कोशिका की समस्त जो सूचनाएं होती हैं, कोशिका के अंदर की जो समस्त सूचना होती है वह किसके द्वारा मतलब किसमें उपस्थित होती है, वह गुणसूत्र में उपस्थित होती है। और यह जो गुणसूत्र होते हैं किसके बने होते हैं, यह गुणसूत्र जो हैं मुख्य रूप से जो गुणसूत्र होते हैं प्रोटीन और प्लस यह किससे बने होते हैं, डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन और डीएनए से मिलकर के बना होता है। आपका क्या, प्रोटीन और डीएनए से मिलकर के बना होता है आपका गुणसूत्र, जिसके अंदर कोशिका के समस्त सूचनाएं, कोशिका कैसे बनी है और किस किस कोशिका के द्वारा बनी है, कोशिका से संबंधित जितनी सूचनाएं होती हैं किसके अंदर उपस्थित होती हैं, आपके क्रोमोसोम के अंदर। और क्रोमोसोम कहां होता है, क्रोमोसोम कोशिका के महत्वपूर्ण अंग कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होता है जिसमें केंद्रक द्रव्य भी भरा होता है। तो ये बात आप केंद्रक के बारे में बिल्कुल से याद रखेंगे जो कि काफी ज्यादा आपकी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो ये गुणसूत्र होता है ना, हमने बताया कि कोशिका की समस्त सूचनाएं किसके पास होती हैं, गुणसूत्र के पास होती हैं। तो जैसे और गुणसूत्र किससे बना होता है, आपके डीएनए से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। जैसे अगर किसी भी बालक का परीक्षण करना हो कि इसके पिता कौन है तो उसका क्या टेस्ट किया जाता है, डीएनए। अगर किसी बालक का पता करना हो कि उसके माता और पिता कौन है तो उसका टेस्ट किया जाता है डीएनए। यानी कि डीएनए से यह पता लग जाएगा कि जो माता की कोशिका है या जो पिता की कोशिका है वह पुत्र की कोशिका से मिल रही है कि नहीं, यही सूचना कौन रखता है, आपका डीएनए गुणसूत्र के अंतर्गत होता है, डीएनए में होता है। तो इसलिए उसका डीएनए परीक्षण किया जाता है जिससे यह पता चल जाता है कि हाँ जो पुत्र है यह इस माता का पुत्र है या यह इस पिता का पुत्र है। तो इस प्रकार से आप केंद्रक को, न्यूक्लियस को समझ सकते हैं। तो बच्चों जैसा कि हमने आपको बताया था कि जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जिसे हमारा शरीर क्या करता है, संपादित करता है, पूरा करता है, ठीक उसी प्रकार से कोशिका के अंदर भी तमाम सारी प्रक्रियाएं होती हैं जो कोशिका के अंदर पूरी की जाती हैं। जिस प्रकार से हमारा शरीर भोजन ग्रहण करता है और भोजन ग्रहण करने के लिए बहुत सारे अंग होते हैं। जैसे हाथ से हम भोजन को क्या करते हैं, उठाते हैं और जैसे ही मुंह में से डालते हैं दांत उस पे क्या करते हैं, उसको चबाते हैं। लार आपका
क्या करता है, उसका लुगदी बनाता है और हमारे वह डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है और वहां भी विभिन्न प्रकार के अंग मिलकर के उस भोजन का क्या करते हैं, पाचन करते हैं। यानी कि आप देख रहे हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं हो रही हैं उनको संपादित करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के अंग तंत्र मिले हुए हैं जो सब मिलके क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जो जो क्रियाएं हमारे शरीर के अंदर हो रही हैं वे सभी कौन करा रहा है, कोशिका। तो कोशिका मतलब जैसे हमारे शरीर के अंदर पाचन और उत्सर्जन हो रहा है, यानी भोजन को खा रहे हैं और भोजन को निकाल रहे हैं, जैसे हम O2 को ले रहे हैं और CO2 को छोड़ दे रहे हैं, यानी कि उसी प्रकार से क्रियाएं कुछ आपके कोशिका के अंदर भी होती हैं। और उन सब क्रियाओं को कोशिका के कराने के लिए बहुत सारे अंग होते हैं, जिनमें से अगला हमारा अंग है क्या, अंतःप्रद्रव्ययी जालिका, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंग्लिश में नाम याद करना इसका आसान है, इसलिए इंग्लिश में ही आप लोग नाम याद कीजिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, ER कहते हैं। ER क्या होता है, कोशिका के अंदर देखिए चित्र भी आपका आ रहा है, कोशिका के अंदर चिपटी हुई, कोशिका के अंदर चिपटी आकार की एक दूसरे से जुड़ी हुई नलिकाएं पाई जाती हैं, जो कि जालिका की भांति कोशिका के अंदर क्या होती हैं, फैली होती हैं, जिन्हें हम अंतःप्रद्रव्ययी जालिका कहते हैं, अंतःप्रद्रव्ययी जालिका कहते हैं। और दूसरी चीज कि यह जालिका कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। देखिए यह इस प्रकार से चपटी सी इस प्रकार से क्या पाई जाती हैं, इस प्रकार से आपकी जालिका पाई जाती है। और इस जालिका के अंदर ऐसे बिंदी क्या पाए जाते हैं, बिंदी नुमा इस प्रकार से क्या पाए जाते हैं, इसे हम कहते हैं राइबोसोम। इसको हम क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। आगे आने वाले अभी टॉपिक में हम राइबोसोम के भी बारे में पढ़ेंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, राइबोसोम। तो देखिए अंतःप्रद्रव्ययी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वह 2 प्रकार से होता है। एक तो ऐसा जिसमें क्या हो, राइबोसोम उपस्थित हो, और दूसरा ऐसा जिसमें राइबोसोम उपस्थित ना हो। तो आप सोचिए, थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा कि जिसमें राइबोसोम ऊपरी सतह पर होंगे वह खुरदुरी सतह होगी, और जिस पर राइबोसोम नहीं होंगे वह कैसी सतह होगी, चिकनी सतह होगी। तो जो आपका रफ है ना, रफ का मतलब होता है खुरदुरा। तो जिसमें राइबोसोम, जिस अंतःप्रद्रव्ययी जालिका में राइबोसोम आपका उपस्थित होता है उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदुरी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका कहते हैं। और दूसरी चीज कि जिसमें राइबोसोम अनुपस्थित रहता है उसका सतह कैसा होगा, आपका चिकना होगा, बिल्कुल स्मूथ होगा, बिल्कुल सपाट होगा, तो उसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या चिकनी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए अगर आपने परिभाषा में ध्यान दिया हो तो एक उसमें नया वर्ड है क्या, यूकैरियोटिक कोशिकाओं। अब यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं, 2 चीजें होती हैं, ध्यान से समझिएगा। एक तो आपका यूकैरियोटिक और दूसरा आपका होता है प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों को आप अच्छे से समझिएगा। जहां कहीं भी आपके जीव विज्ञान के अंदर प्रो दिख जाए वह क्या है, वहां मतलब बनने की पूर्व की अवस्था है। प्रो का मतलब पूर्व की अवस्था, किसी भी पदार्थ के बनने की जो पूर्व की अवस्था होता है उसको जीव विज्ञान क्या कहता है, प्रो के नाम से उसको परिभाषित करता है। तो प्रो का मतलब होता है पूर्व की अवस्था, और कैरियोटिक जो है आपका, कैरियोटिक कैरियोन से लिया गया है, और कैरियोन का मतलब होता है क्या, कैरियोन का मतलब होता है आपका केंद्रक। कैरियोन का मतलब क्या होता है, केंद्रक। तो जिसमें केंद्रक के बनने की पूर्व की अवस्था हो, प्रो का मतलब किसी भी पदार्थ के बनने की पूर्व की अवस्था, और कैरियोटिक कैरियोन से लिया गया है, कैरियोन का मतलब होता है केंद्रक। तो केंद्रक के बनने की पूर्व की अवस्था जिसमें होगी, जो देखिए आपकी जो कोशिका होती है वह 2 प्रकार से होती है। कोशिका जो होती है 2 प्रकार से होती है। एक में तो आपका पूर्ण विकसित केंद्रक होगा, यानी केंद्रक पूरी तरह से बना होगा, और दूसरे में अल्प विकसित केंद्रक या केंद्रकहीन होगा, उसमें केंद्रक होगा ही नहीं। तो ऐसी कोशिका की ऐसी अवस्था, जैसे पुराने जमाने में जब शुरू में जीव का विकास हुआ तो उस टाइम में जो कोशिका बनी होगी उसमें केंद्रक वगैरह या उसमें जो अन्य जो इसके अंगक हैं वह पूरी तरह से विकसित नहीं रहे होंगे, तो वो पुरानी जमाने की कोशिका को हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक, जिसमें केंद्रक क्या हो,
अनुपस्थित हो या अल्प विकसित हो, तो केंद्रक के बनने की जो पूर्व अवस्था है तो उसमें केंद्रक उपस्थित मतलब होगा अगर, तो अल्प मात्रा में वह विकसित होगा, और या तो नहीं ही होगा। तो केंद्रक के बनने की जो पूर्व अवस्था कोशिका की होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक। यानी कि प्रोकैरियोटिक में जो होता है, प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उसमें केंद्रक क्या होता है, लगभग अनुपस्थित रहता है, और यदि रहेगा भी तो उसमें क्या होगा, केंद्रक का पूर्ण विकसित नहीं होगा। और यू का मतलब होता है, यू का मतलब होता है कि यह पूरी तरह से परिपक्व, यू का मतलब होता है क्या, परिपक्व। यू का मतलब क्या है आपका, परिपक्व, और कैरियोन का मतलब केंद्रक। तो जिसमें केंद्रक पूरी तरह से परिपक्व हो, केंद्रक उपस्थित हो, उसे हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो जो अंतः प्रद्रव्ययी जालिका होती है यह केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही पाई जाती है और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में यह नहीं पाई जाती। तो इस चीज को आप बिल्कुल से नोट करेंगे। अब आप कहें कि सर यूकैरियोटिक कोशिका के कार्य बता दीजिए, तो यूकैरियोटिक कोशिका के जो कार्य होते हैं ना, यूकैरियोटिक कोशिका का कार्य क्या होता है आपका, यूकैरियोटिक कोशिका का कार्य वसा प्लस प्रोटीन, वसा प्लस प्रोटीन का यह क्या करता है, निर्माण करता है। वसा और प्रोटीन का क्या करता है, संश्लेषण करता है, संश्लेषण। वसा और प्रोटीन का क्या करता है, वसा और प्रोटीन का यह क्या करता है, संश्लेषण करता है, सॉरी संश्लेषण यहां नहीं रहेगा, संश्लेषण करता है। वसा और प्रोटीन का संश्लेषण करता है या बनाता है। जैसे जो आपकी कोशिका झिल्ली होती है या जो आपकी केंद्रक झिल्ली होती है किससे मिलकर के बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन, लिपिड का मतलब वसा, तो लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। तो वह लिपिड और प्रोटीन बनता कहां है, तो वह बनता है आपके अंतः प्रद्रव्ययी जालिका में, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है। तो इसका कार्य क्या है, वसा एवं प्रोटीन का क्या करना, संश्लेषण करना, जिसके द्वारा वसा एवं प्रोटीन का संश्लेषण करना, जिसके द्वारा आपकी कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार से आप इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को समझ सकते हैं। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वह है गोल्जी बॉडी, अंग्रेजी में कहते हैं गोल्जी बॉडी, हिंदी उसकी होती है गोल्जी काय। तो देखिए एक वैज्ञानिक थे जो 1898 ईस्वी में, जिनका नाम था कैमिलो गोल्जी। क्या नाम था, कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी। तो कैमिलो गोल्जी नामक एक वैज्ञानिक थे जो कि 1898 ईस्वी में कोशिका के केंद्रक के पास, कोशिका के केंद्रक के पास चपटी डिस्क आकार की, चपटी हुई इस प्रकार से डिस्क आकार की एक घनी मतलब घनी रंजित जलिकावत संरचना देखी। फिर से मैंने क्या क्या बताया कि जो कैमिलो गोल्जी भाई साहब थे, इन्होंने केंद्रक के पास एक चिपटी डिस्क या कुंड के आकार की थैलीनुमा चिपटी, हमने क्या क्या बताया, तो हमने क्या क्या बताया कि कैमिलो गोल्जी भाई साहब ने क्या किया कि केंद्रक के पास में एक चिपटी डिस्क के आकार की थैलीनुमा रंजित जलिकावत संरचना देखी, यानी जालिका के समान रंजित यानी कि रंगीन एक थैलीनुमा क्या देखी, संरचना देखी, जो कि चिपटी डिस्क आकार की थी और एक दूसरे के यह क्या थी, समांतर थी, जिसके नाम पर इसको हमने क्या नाम दिया, इसको हमने नाम दिया गोल्जी काय। वैज्ञानिक गोल्जी, कैमिलो गोल्जी ने खोज किया, इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा, गोल्जी काय नाम रखा। तो चिपटी कोशिका के केंद्रक के पास एक चिपटी डिस्क के आकार की, चिपटी हुए डिस्क के आकार की थैलीनुमा रंजित जलिकावत संरचना देखी, जिसको हम कैमिलो गोल्जी के नाम पर गोल्जी काय के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अब जो ये हमारा गोल्जी काय है, आखिर इसका कार्य क्या है, यह देखिए, जैसे ये आपका क्या था, यह आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। तो यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लग करके क्या करती है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है यह क्या करता है, वसा तथा प्रोटीन का क्या करता है, निर्माण करता है। तो जो आपका ER है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है आपका, यह वसा और प्रोटीन का क्या करता है, निर्माण। तो इसने निर्माण तो कर दिया, और यह जो आपका गोल्जी बॉडी है वह इससे क्या होता है, इससे लगा हुआ होता है। तो यह आपका क्या करता है, यह वसा और प्रोटीन का निर्माण करके इससे यह लगा हुआ है, तो वह उसमें वसा और प्रोटीन को इस गोल्जी बॉडी में क्या
कराता है, क्रॉस कराता है और वह पुट्टिका के द्वारा उस वसा और प्रोटीन का क्या करता है, पैकिंग करने का कार्य करता है। तो जो आपका गोल्गी बॉडी है यह क्या करता है, पैकिंग करने का, उस वसा और प्रोटीन को सुरक्षित करने का क्या करता है, कार्य करता है। दूसरी चीज, एक तो यह क्या करता है, इसके द्वारा वसा और प्रोटीन को क्या करता है, पैकिंग करने का कार्य करता है। और दूसरा कार्य इसका क्या है, लाइसोसोम का निर्माण, लाइसोसोम का निर्माण भी करता है। यह लाइसोसोम का क्या करता है, आपका लाइसोसोम का यह निर्माण भी करता है। अब आता है इसका अगला हेडिंग, राइबोसोम। अगला हेडिंग क्या आता है, राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है, देखिए ये जो राइबोसोम है ना, इस राइबोसोम को हम कोशिका की क्या कहते हैं, राइबोसोम को हम कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। कोशिका की हम क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि कोशिका के अंदर छोटी छोटी गोल संरचना उपस्थित रहती है जिसे हम राइबोसोम कहते हैं। और जो आपकी राइबोसोम है इसे हम कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। यह क्या करता है, जो राइबोसोम है, राइबोसोम का कार्य क्या है, राइबोसोम का कार्य पहले तो है आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल का क्या करता है, निर्माण करता है। यह राइबोज न्यूक्लिक अम्ल का क्या करता है, निर्माण करता है। और दूसरा कार्य इसका क्या है कि यह एमिनो अम्ल को, यह क्या करता है, एमिनो अम्ल को किसमें बदलता है, एमिनो अम्ल को यह प्रोटीन में क्या करता है, प्रोटीन में बदलता है। एमिनो अम्ल को प्रोटीन में बदलता है। तो इस चीज को याद रखेंगे। राइबोसोम, कोशिका के अंदर छोटी छोटी गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसे हम राइबोसोम कहते हैं। और इस राइबोसोम को हम कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, जो कि कोशिका के अंदर प्रोटीन का क्या करता है, संश्लेषण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। दूसरी चीज की इसका कार्य दो है, एक आरएनए का निर्माण और दूसरा चीज यह प्रोटीन का निर्माण कैसे करता है, हमारे शरीर में, हमारे भोजन में जो एमिनो अम्ल उपस्थित रहता है, एमिनो अम्ल को किस में बदलता है, प्रोटीन में बदलता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है आपका क्या है, लाइसोसोम। लाइसोसोम देखिए क्या करता है, लाइसोसोम को हम आत्मघाती थैला भी कहते हैं। अभी हम बताएंगे कि इसे आत्मघाती थैला क्यों कहा जाता है। जैसे देखिए कोई हमें जब डंडे से मारता है, हमें चोट लगती है तो उस स्थान पे क्या हो जाता है, काला पड़ जाता है। काला क्यों पड़ता है, आपने कभी सोचा है? तो वहां पे होता यह है कि जब जैसे ही हमने डंडे से मारा या किसी भी पदार्थ से हमें चोट लगी तो वहां की कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, मर जाती हैं। वहां की कोशिकाएं क्या होती हैं, मर जाती हैं। और हर एक कोशिका के अंदर क्या उपस्थित रहता है, लाइसोसोम उपस्थित रहता है। तो जैसे यहां पे हमने मारा और यहां पे काला पड़ गया और इसके चारों ओर क्या है, कोशिकाएं हैं। तो यहां पे जब काला पड़ गया तो आप देखते होंगे कि उसे जब हम गर्म पानी से क्या करते हैं, सिकाई कर देते हैं, या ऐसे भी धीरे धीरे करके वह क्या हो जाता है, धीरे धीरे करके हमारा वह कालापन दूर हो जाता है। तो वह कालापन कैसे दूर होता है, देखिए जब यहां पे हमने चोट मारा तो यहां की कोशिकाएं क्या हो गई, मर गई। और जब यहां की कोशिकाएं मर गई तो इसके आसपास की जितनी भी सारी कोशिकाएं थी, जितने भी सारे लाइसोसोम थे, वे तो नहीं मरे थे। होता यह है कि जैसे ही हम इसको गर्म पानी से सिकाई करते हैं, यहां का टेंपरेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। इन कोशिकाओं में क्या मच जाती है, खलबली मच जाती है। या ये सब अगल बगल वाली कोशिकाएं कहती हैं कि अरे भाई हो क्या गया ऐसा कि यहां भूकंप आने लगा। तो जब देखती हैं तो यहां पे क्या हो गई हैं, बहुत सारी कोशिकाएं क्या हो गई हैं, मर गई हैं। तब कोशिकाएं कहती हैं कि लाइसोसोम जाओ और उस मरी हुई कोशिका को साफ कर दो। तो कोशिका जो आपका लाइसोसोम होता है वह क्या करता है, अपचायक होता है। वह क्या करता है, अपचयन का कार्य करता है। वह जो मरी हुई कोशिकाएं या अपशिष्ट पदार्थ कोशिका के अंदर जो रहती हैं उनका क्या करता है, अपचयन करता है, उनको क्या करता है, खत्म करता है, साफ सफाई का कार्य करता है। तो जो लाइसोसोम होता है ना, जब सिकाई हम करते हैं तो उस कोशिका को जाता है और उस कोशिका को खा करके उसको क्या कर देता है, अपचयित कर देता है और वहां की कोशिकाओं को साफ कर देता है। और हमारा जो काला निशान पड़ा होता है वह क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। का लाइसोसोम होता है उसे हम अपशिष्टों को निपटाने वाला तंत्र भी कहते हैं। तीसरी चीज की इसको आत्मघाती थैला क्यों कहा जाता है, देखिए यह एक ऐसा मतलब पाचक एंजाइम होता है जो किसी भी जटिल कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने के लिए क्या होता है, सक्षम होता है। किसी भी जटिल कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए क्या रखता है, ताकत रखता है। तो इसलिए यह
कभी कभी होता यह है कि यह जैसे कोशिका मरी है, गया खाने, उसको तोड़ते गया और इतना प्रबल हो जाता है कभी कभी कि यह खुद को भी खाना क्या कर देता है, चालू कर देता है और खुद से ही क्या होने लगता है, नष्ट होने लगता है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक इत्यादि दे करके उसको हम क्या कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। इसलिए इसे आत्मघाती थैला भी कहते हैं। और जो ये कोशिका है, कोशिका के अंदर यहाँ केंद्रक होता है और इस प्रकार की आपकी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी और बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। उसमें से देखिए इस प्रकार की कुछ इसमें क्या पाई जाती हैं, रिक्तिकाएं भी पाई जाती हैं। इसमें कुछ इस प्रकार की क्या पाई जाती हैं, आपकी रिक्तिकाएं भी पाई जाती हैं, कुछ खाली जगह भी इसमें पाया जाता है जो छोटा छोटा होता है। यह जंतु कोशिका है। तो जंतु कोशिका में ये रिक्तिकाएं क्या होती हैं, अत्यंत छोटी होती हैं। लेकिन यही अगर पादप कोशिका होती तो पादप कोशिका में केंद्रक जो होता है साइड होता है और ये रिक्तिकाएं बड़ी सी होती हैं और यह रिक्तिकाएं लगभग कोशिका की 50 से 90% भाग क्या होती हैं, कवर की होती हैं। अब ये रिक्तिकाओं का कार्य क्या होता है, इन रिक्तिकाओं का जो कार्य होता है, जैसे जो आपका कोशिका है, कोशिका के अंदर जो विभिन्न तरल पदार्थ, रासायनिक पदार्थ इत्यादि जो रहते हैं उनको, या मतलब जो भी आवश्यक पदार्थ होते हैं उनको स्टोर करने का कार्य करता है। यानी कि इसी रिक्तिका के अंदर, जैसे रिक्तिका का मतलब समझ लीजिए कि यह एक थैली होता है, उस थैली में आप क्या कर देते हैं, जैसे कुछ जो चीज़ें कोशिका के अंदर एक्स्ट्रा हो गई जो बाद में काम आने वाली हैं, उसको उस थैली में क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिक्तिका कहते हैं। जंतु कोशिका में रिक्तिकाओं की जो आकार होता है, रिक्तिकाओं का जो आकार होता है वह अपेक्षाकृत छोटा होता है और पादप कोशिकाओं में रिक्तिका का आकार जो होता है वह अपेक्षाकृत क्या होता है, बड़ा होता है। तो इस प्रकार से आप रिक्तिकाओं को भी समझ सकते हैं। तो अगला टॉपिक जो हमारा है वह है अंतःझिल्ली तंत्र की कार्य प्रणाली। देखिए आपने अभी सीखा भी कि कोशिका के अंदर बहुत सारे अंगक ऐसे होते हैं जो कि झिल्ली नुमा, जो कि जालिका के समान क्या होती है, जिनकी संरचना होती है। हालांकि हर अंगकों के कार्य तो अलग अलग होते हैं, लेकिन कार्य एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं और कार्य एक दूसरे के साथ जुड़े होने के कारण उन सारे अंगों को हम क्या कहते हैं, अंतःझिल्लिका तंत्र की कार्य प्रणाली। अब इस तंत्र की कार्य प्रणाली के अंदर 4 अंगक आते हैं। कौन कौन से अंगक आते हैं, 4 अंगक आते हैं और इन 4 अंगकों में क्या है, एक तो आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ईआर है और दूसरा आपका क्या है, गोल्गी बॉडी है, दूसरा आपका क्या है, गोल्गी बॉडी है, तीसरा आपका क्या है, ललनकाय है, ललन काय। अब क्या कहेंगे कि आपके सर ललन काय क्या होता है, तो ललन काय हम लाइसोसोम को ही कहते हैं। तो लाइसोसोम आपका है और एक चीज आपका इसमें क्या है, इसमें क्या है, रिक्तिका। एक चीज इसमें क्या है, रिक्तिका है, जो कि इसका हम क्या कहते हैं, रसधानी या वकुल्स भी इसको हम क्या कहते हैं। तो यह आपका क्या है, रसधानी। तो इन 4 अंगों को मिलाकर के देखिए, जैसे ईआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी भी संरचना जलिकावत होती है, गोल्गी बॉडी इसकी भी संरचना जलिकावत होती है, लाइसोसोम की भी संरचना जलिकावत होती है और रिक्तिका भाई यह खाली स्थान इस प्रकार से जालीनुमा होता ही है, तो यह भी क्या होता है, जलिकावत होता है। तो इन चारों अंगों की संरचनाएं तो एक जैसे जलिकावत ही होती हैं, लेकिन इन चारों अंगों के कार्य अलग अलग होते हैं। ईआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य आपका अलग होता है, यह वसा एवं प्रोटीन का निर्माण करता है और वह वसा और प्रोटीन, कैसा वसा और प्रोटीन, जो कि आपके केंद्रक झिल्ली और आपके कोशिका झिल्ली का निर्माण करने में सहायक होता है। गोल्गी बॉडी इसके द्वारा जो किया मतलब प्रोटीन और वसा का निर्माण किया जाता है, उस प्रोटीन और वसा के निर्माण का पाचन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, पाचन का कार्य। और गोल्गी बॉडी के ही द्वारा क्या बनाया जाता है, लाइसोसोम बनाया जाता है। तो देखिए ईआर जो बनाता है उसका पैकिंग कौन करता है, गोल्गी बॉडी, और गोल्गी बॉडी लाइसोसोम को क्या करता है, बनाता है। तो यह इससे जुड़ा है और यह इससे जुड़ा हुआ है। और लाइसोसोम के बाद यह आपका आता है रिक्तिका। तो रिक्तिका में इन सबसे जो बनने के बाद जो कोशिका के अंदर खर्च होने से, खपत होने से जो पदार्थ बच जाता है उसको इस रसधानी के अंदर क्या कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम अंतःझिल्ली तंत्र की कार्य प्रणाली समझ सकते हैं। बच्चों अगला जो हमारा टॉपिक है वह है माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, इसको कोशिका का पावर हाउस यानी बिजली घर कहते हैं। अब कोशिका का पावर हाउस बिजली घर कैसे कहते हैं, जैसे आपको पता है कि जो
कोई भी मशीन है तो वह मशीन बहुत सारी कार्य करती है, लेकिन क्या उसी मशीन को ऊर्जा ना मिले, उस मशीन में अगर हम तेल न डालें, ईंधन न डालें, तो क्या वह मशीन चलेगी? नहीं चलेगी। इसी प्रकार से जो आपकी कोशिका होती है ना, तमाम सारे कार्य करती है, जैसा कि अभी आपने बहुत सारे कार्य कोशिका के अंदर जाना भी, लेकिन अगर उस कोशिका को एनर्जी ना मिले तो क्या वह कोशिका कार्य करेगी? नहीं करेगी। तो जो कोशिका को एनर्जी देने का कार्य है वह कौन है, कौन करता है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया करती है। और कोशिका को एनर्जी किस रूप में देती है? एटीपी के रूप में देती है। एटीपी का फुल फॉर्म किस किस बच्चे को पता है? जिसको पहले से पता होगा वह कमेंट में यस लिखेगा। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया होती है ना, यह कोशिका को ऊर्जा प्रदान करती है। और किस रूप में ऊर्जा प्रदान करती है? एटीपी के रूप में, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में करती है। तो अगर हम बात करें कोशिका की तो माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली वाली एक संरचना पाई जाती है। एक अंग होता है दोहरी झिल्ली वाला एक संरचना पाया जाता है। दोहरी झिल्ली वाला एक अंगक होता है जिसकी बाहरी झिल्ली तो क्या होती है? छिद्र युक्त होती है, लेकिन आंतरिक झिल्ली अत्यधिक वलित यानी कि राउंडेड, अत्यधिक वलित होती है, यानी कि बहुत ज्यादा राउंडेड होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है। और कोशिका में डीएनए कहां पाया जाता है? जैसा कि हमने पहले आपको बताया था, देखिए अच्छा विद्यार्थी वही है जो पिछली बताई गई बातों को याद रखता है। तो हमने बताया था कि डीएनए या क्रोमोसोम का निर्माण कहां होता है? आपके केंद्रक के अंदर होता है। तो जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया होती है ना, उसका खुद का अपने पास क्या होता है? डीएनए होता है। और खुद का अपने पास क्या होता है? राइबोसोम होता है। और जब इसके पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है तो राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन और वसा का। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत कुछ प्रोटीन बनता है, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटीन बनता है, जिस प्रोटीन को वह कोशिका को प्रोवाइड करता है। किस रूप में? ऊर्जा के रूप में, एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। तो उम्मीद करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया आपको समझ में आई होगी। यह दो झिल्ली युक्त संरचना होती है, जो अत्यधिक अंदर की झिल्ली अत्यधिक वलित होती है, अत्यधिक घुमावदार होती है, और बाहरी झिल्ली क्या होती है? छिद्र युक्त होती है। इसके पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है, जिसकी वजह से यह कुछ प्रोटीन का निर्माण स्वयं से करती है। और उस प्रोटीन के निर्माण से क्या करती है? कोशिका को ऊर्जा प्रदान करती है। कोशिका को चलने की ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है वह कौन प्रदान करता है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया। किस रूप में? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी के रूप में उसको क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। और जब वह उसको ऊर्जा प्रदान करता है, यानी इसके अंदर ऊर्जा को बनाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस, यानी कोशिका का बिजली घर इसको कहा जाता है। अगला टॉपिक है लवक। लवक जो होता है ना, यह देखिए जैसे आपकी जो जंतु कोशिका होती है उसमें क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार जो पादप कोशिकाएं होती हैं, जो आपका लवक यानी कि प्लेस्टिड होता है, यह केवल व केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। और इसी के कारण जो पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, जिस क्रिया से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, किसके द्वारा बनाते हैं? प्लेस्टिड के द्वारा, लवक के द्वारा। तो जो लवक होता है, लवक के द्वारा ही फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। तो लवक किस में पाया जाता है? आपके पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। और इसके द्वारा ही क्या होता है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया संपन्न होती है। तो और दूसरी चीज कि जिस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता था, उसी प्रकार से जो आपका लवक होता है, पादप कोशिकाओं में जो लवक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के जगह पर पादप कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? लवक पाया जाता है। तो उस लवक में डीएनए और आपका क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है, जिसके कारण वह पौधों को फोटोसिंथेसिस की क्रिया कराने में क्या होता है? समर्थ होता है। तो इस तरह से आप लवक के बारे में समझ सकते हैं। अगले क्रम में इस चैप्टर से संबंधित 2-4 टॉपिक और हैं, आइए थोड़ा थोड़ा उनके बारे में भी चर्चा कर लिया जाए। जैसे पादप कोशिका
और जंतु कोशिका। हमने आपको बहुत सारे अंतर बताए भी, लगभग जितने अंतर यहाँ पे हमने लिखा है सारे अंतर आपको बताया है। देखिए, जो पादप कोशिका होती है उसके चारों ओर कोशिका भित्ति प्लस कोशिका झिल्ली, ये दोनों चीजें पाई जाती हैं। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली ये दोनों चीजें पाई जाती है। लेकिन इसमें जो आपकी जंतु कोशिका होती है इसमें कोशिका झिल्ली केवल पाई जाती है और कोशिका भित्ति इसमें क्या होती है, अनुपस्थित होती है। और अगर हम बात करें पादप कोशिका की, तो अभी हमने पढ़ा लवक यानी कि प्लेस्टिड, तो इसमें पाया जाता है हरित लवक जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जिसके द्वारा फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया होती है। पादप कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है, तो हरित लवक इसमें पाया जाता है, इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता। इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। जो आपकी पादप कोशिकाएं हैं ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में क्या होता है, और इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। और इसमें जो रसधानियां होती हैं ना, वह बड़े आकार की होती हैं। और यदि आपको याद हो तो इसका आकार आपके कोशिका के 50 से 90% भाग कोशिका का कवर कौन करता है, आपकी रसधानी, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, रिक्तिका भी कहते हैं। और इसकी जो रसधानियां होती हैं वह छोटी छोटी होती हैं। दूसरी चीज, एक अंतर और भी लिख सकते हैं कि इसमें जो है आपकी रसधानी क्या होती है, इसमें आपकी रसधानी क्या होती है, अत्यंत बड़ी होती है, इसलिए केंद्रक इसमें क्या होता है, साइड में होता है। और इसकी जो रसधानियां होती हैं, इसकी रसधानियां क्या होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, इस प्रकार से छोटी छोटी होती हैं, इसलिए केंद्रक कहां होता है, बीच में होता है। तो इस प्रकार से आप अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर आप स्पष्ट कर सकते हैं। अब आइए एक टॉपिक और है, उसे भी अगला टॉपिक है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में आपको अगर अंतर बताना है, तो जैसा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का मतलब हमने समझाया कि प्रोकैरियोटिक में अल्प विकसित केंद्रक होता है, यानी केंद्रक के बनने की पहले की अवस्था है, तो कुछ बहुत सारे अंग ऐसे होंगे जो अनुपस्थित होंगे। और यूकैरियोटिक यानी कि एकदम परिपक्वता की अवस्था है। तो देखिए, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, उसका आकार क्या होता है, छोटा होता है। और यूकैरियोटिक कोशिका का आकार क्या होता है, आपका बड़ा होता है। दूसरी चीज कि देखिए, इसमें केंद्रक अविकसित रहता है। तो जब केंद्रक ही उपस्थित नहीं है तो क्या केंद्रक झिल्ली पाई जाएगी? नहीं पाई जाएगी। तो इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, जबकि इसमें केंद्रक होता है, इसलिए केंद्रक झिल्ली इसमें पाई जाती है। अगली चीज देखें तो केंद्रक इसमें अल्प विकसित रहता है, केंद्रक का पूरा विकास नहीं होता है। अल्प विकसित या अनुपस्थित भी इसको हम लिख सकते हैं, अनुपस्थित भी होता है, या तो अल्प विकसित या अनुपस्थित होता है। और इसमें केंद्रक जो होता है उपस्थित होता है और केंद्रक सुव्यवस्थित, सुविकसित होता है, यानी पूरी तरह से विकसित होता है। इसमें देखिए, एक ही क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का मतलब गुणसूत्र, क्रोमोसोम पाया कहां जाता है, तो क्रोमोसोम कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। तो इसमें केंद्रक होता ही नहीं है, तो क्रोमोसोम विदाउट थैली के, विदाउट केंद्रक के इसमें ऐसे ही पाया जाता है और केवल एक क्रोमोसोम होता है। लेकिन जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक से अधिक क्रोमोसोम होते हैं और क्रोमोसोम कहां उपस्थित होते हैं, आपके केंद्रक में उपस्थित होते हैं। जब केंद्रक ही नहीं है तो केंद्रक द्रव नहीं होगा, और जब केंद्रक है तो केंद्रक द्रव उसमें उपस्थित होगा। दूसरी चीज की देखिए, बहुत सारी कुछ जैसे हमने पढ़ा था आपका ER, तो इसमें ER जो होता है वह क्या होता है, अनुपस्थित होता है। और इसमें ER क्या होता है, आपका होता है। तो इस प्रकार से आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए, दो प्रश्न भी दिया हुआ है इसमें, एकदम प्यारा प्यारा सा कह रहा है कि कोशिकाएं अक्सर छोटी क्यों होती है, बड़ी क्यों नहीं होती। तो अगर मैं एक एग्जांपल को आपको बताऊं कि एक किसान के पास एकदम बड़ा सा इस प्रकार का एकदम खेत है, बहुत बड़ा सा, 2-3 किलोमीटर के रेंज में, और उसके इस खेत से यहां से होकर के क्या जाती है, एक नहर जाती है। इस खेत से मतलब एकदम मान के चलते हैं बीचों बीच कहा क्या जाती है, नहर जाती है। खेत इतना बड़ा लंबा चौड़ा फैला हुआ है ना कि जिसका ओर और अंत नहीं है। किसान इसमें जब फसल बोएगा तो यह इसका खेत कहीं पे ऊंचा है, कहीं पे एकदम गड्ढा है, तो कहीं पे मतलब बहुत ऊंचा है, इस प्रकार से, और बहुत दूरी है। यह चित्र में दिख रहा है, यहां से कितनी दूरी पर है, लगभग 1-2 किलोमीटर है। तो क्या इस खेत में बराबर पानी पहुंच पाएगा? क्या नहीं पहुंच पाएगा। अगर इसी खेत को किसान क्या कर दे, इसी खेत को किसान छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दे, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दे, और इस नहर का पानी यहां से इस नहर के पानी को भी इस प्रकार से बांट दे, तो इससे क्या होगा कि खेत का कोना कोना अच्छे से एकदम क्या हो सकेगा, पानी जा सकेगा और उसमें अच्छे से फसल हो सकेगी। ठीक उसी प्रकार की क्रिया यहां भी होती है कि जितना ही छोटी कोशिका
कोशिका होगी उतना ही उसको जो उपयुक्त तत्व होंगे उतने ही आसानी से उसको वहां पहुंच सकेंगे, उतने ही आसानी से उसको मिल सकेगा। इसलिए कोशिका का आकार हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। तो कोशिका का आकार क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। अब इसके उत्तर को आप अपने भाषा में चाहे जैसे भी लिखें कि जो पर्यावरण का पोषक तत्व है वह आसानी पूर्वक कोशिका के अंदर, कोशिका के विभिन्न भागों में पहुंच सके, इस कारण कोशिका का आकार क्या होता है, छोटा होता है। जितना ही भाई छोटा होगा उतना ही उसमें जो पोषक तत्व हैं, पर्यावरण से मिलने वाले जो भी पोषक तत्व हैं, वो उनका प्रवाह उतना ही बेहतर होगा। इसलिए कोशिका क्या होती है, छोटी होती है। दूसरा प्रश्न है कि कोशिकाएं चपटी क्यों होती हैं? कोशिकाएं चपटी क्यों होती हैं? देखिए, कोशिकाएं अगर एक्चुअल में देखा जाए तो चपटी नहीं होती हैं। कोशिकाएं त्रिआयामी होती हैं, यानी जिसकी लंबाई भी होती है, मोटाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है। लेकिन जब इसको हम बाहर से देखते हैं ना, तो इसका यह वाला सामने वाला भाग दिखता है, इसकी मोटाई जो है, मोटाई नहीं दिख पाती है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि कोशिकाएं क्या है, चपटी हैं। लेकिन जबकि देखा जाए तो कोशिकाएं त्रिआयामी होती हैं, लंबाई भी होता है, मोटाई भी होता है और उसमें चौड़ाई भी होता है। तो बच्चों, यह थोड़ी सी क्लास लंबी जरूर थी, लेकिन मैंने हर एक टॉपिक को, हर एक बात को आपको बताया है। यह वीडियो कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और हमें अपनी राय जरूर मेंशन कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय।